हेलो एवरीवन, वेलकम। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के एग्ज़ाम के बारे में। कुछ ऐसी चीज़ें जो फ्रेशर होते हैं या न्यू एस्पायरेंट्स होते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, वो जो गलतियाँ करते हैं जिसको अगर वो अवॉइड करें तो उनके चांसेस सिलेक्शन के बढ़ जाएंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड क्या एक सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी आंसर राइटिंग के लिए, है ना, या इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, उन चीज़ों के बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले काफ़ी सालों से इकोनॉमिक्स के लिए एमएस स्टडी गुरु इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म माना जाता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हर बार हमारे बैचेस से अपने इकोनॉमिक्स के एग्जाम्स क्रैक करते हैं और रेगुलर गवर्नमेंट जॉब्स हासिल करते हैं। तो आज यहाँ पे हम यूपीएससी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि ये जो एग्ज़ाम है इसकी वैकेंसीज़ बहुत कम आती हैं। दैट्स द रीज़न कि इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। देखिए, कई जो फ्रेशर्स रहते हैं, फ्रेश एस्पायरेंट्स हैं, वो ये सोचकर इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते हैं कि जो यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम है, उसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स अपीयर करते हैं, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है ना? बिकॉज़ उसमें एज़ इट इज़ नहीं है कि आपका इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, उसमें बैचलर एलिजिबिलिटी है। अब इस एग्ज़ाम के लिए थोड़े कम कैंडिडेट अपीयर करते हैं बिकॉज़ इसमें इकोनॉमिक्स की एलिजिबिलिटी है कि मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स वाला ही इसमें इसके लिए एलिजिबल है ना? तो कम कम थोड़ी स्ट्रेंथ होती है जो इसमें अप्लाई करते हैं। पर वो जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं वो ये चीज़ नहीं समझ पाते कि इस एग्ज़ाम में जो वैकेंसीज़ हैं वो भी बहुत कम है। यूपीएससी आईएएस के एग्ज़ाम के मुकाबले यूपीएससी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के एग्ज़ाम में जो वैकेंसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं। इसमें हर बार 10 से 15 के करीब वैकेंसीज़ रहती हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जो कि काफ़ी कम है। ठीक है? तो मतलब कैंडिडेट जिस अकॉर्डिंगली इस एग्ज़ाम में हर बार अप्लाई करते हैं, एग्ज़ाम में बैठते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वैकेंसीज़ काफ़ी कम रहती हैं। तो दैट्स द रीज़न कि कॉम्पिटिशन इसमें भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अब यहाँ पर द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इस एग्ज़ाम के बारे में हमको समझनी है, ये हमारा इसका कोर्स है यूपीएससी आईएएस का। स्टूडेंट्स की डिमांड पर ही स्पेसिफिकली हमने ये कोर्स लॉन्च किया है अपनी एप्लीकेशन पर। ठीक है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। तो बात क्या कर रहे थे हम, डोंट अंडर एस्टिमेट एग्ज़ाम। देखिए, ज़्यादातर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मुझसे पढ़कर, जिनका नेट इकोनॉमिक्स क्लियर हो गया या कोई इकोनॉमिक्स का और टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर हो गया, उनका क्या रहता है कि चलो अब हमने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, थोड़ा उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है और सोचते हैं चलो अब हम यूपीएससी आईएएस के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि हमारा नेट क्लियर हो गया या इस पर्टिकुलर स्टेट का ये वाला इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो अब हमारा इकोनॉमिक्स पर अच्छा कमांड बन गया है, तो हम इस एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी करेंगे तो हमारा ये एग्ज़ाम भी क्लियर हो सकता है। ये सोचकर वो इसकी तैयारी शुरू कर दें। पर मैं आपको सच में बताऊँ, आप जितने भी स्टेट के कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्ज़ाम्स देते हो, नेट का एग्ज़ाम देते हो, इस एग्ज़ाम का लेवल उन एग्ज़ामों से बिल्कुल हट के है, बिल्कुल डिफरेंट है ना? मतलब कोई है ही नहीं है, क्योंकि वो एक तो वो एग्ज़ाम होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव है। दूसरी चीज़, अगर मैं सब्जेक्टिव एग्ज़ाम भी देखूँ, कुछ कुछ स्टेट्स में सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स भी होते हैं। एपी वगैरह का जो एग्ज़ाम रहता है वो सब्जेक्टिव होता है ना? एचपीएससी का भी, पीजीटी के एग्ज़ाम्स भी सब्जेक्टिव होने लग गए हैं कई। तो अब वो कैंडिडेट्स का ये थोड़ा ये सोचकर इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं कि हमने वो वाले सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स भी क्लियर करे हैं, तो ये भी हो जाना चाहिए क्लियर। पर द थिंग इज़ कि जो आप टीचिंग के सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स देते हो ना, उसका लेवल, लिखने की चीज़ें या इवैल्यूएशन का थोड़ा क्राइटेरिया वो अलग होता है इस एग्ज़ाम से। अब उन एग्ज़ाम्स में आपको जज किया जा रहा है, आपको लेक्चरर बनना है, आपको एपी बनना है, उस अकॉर्डिंगली इवैल्यूएशन हो रही है वहाँ पर। यहाँ पे जजमेंट हो रही है कि आपको इकोनॉमिस्ट बनना है ना? आपको पॉलिसी मेकिंग में जाना है, आपके पेपर की इवैल्यूएशन उस अकॉर्डिंग हो रही है। सो दैट मीन्स दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है जी, इसकी तैयारी जो है वो आपके उस स्टेट लेवल के जो नेट सेट के एग्ज़ाम्स हैं, एपी के एग्ज़ाम्स हैं, उनसे बिल्कुल डिफरेंट प्रिपरेशन है इसकी, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से इसकी तैयारी रहती है। ठीक है? तो उसमें ये नहीं है कि वो क्लियर हो गए थे तो उसमें अभी आपका ये भी क्लियर होने के चांसेस बहुत है। मतलब ऐसा नहीं है, हो भी सकता है क्लियर, बट द थिंग इज़ कि दोनों जो हैं बिल्कुल डिफरेंट है, उनके इवैल्यूएशन के क्राइटेरियाज़ अलग है ना? उन एग्ज़ाम्स और इस एग्ज़ाम के। तो अब ये एग्ज़ाम जो है इसमें चीज़ें समझिए, लिख लीजिए अपनी उस पर, कुछ नोटबुक वगैरह पर याद रहेंगी चीज़ें आपको। अब यहाँ पर ना आपको ये पॉइंट एक देखिए, स्टोरीज़ वाला, ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर,
स्टोरीज वाला पॉइंट कि जैसे हम लोग अपने मास्टर्स जब मास्टर्स के एग्ज़ाम देते हैं उसमें हमें वो होता है कि भाई 20 नंबर का क्वेश्चन है, हमको इतनी शीटें भर के आनी है ना। तो उसमें हमारा ज़्यादा फोकस होता है लेंथ पर, कि लेंथ बढ़ा दो, है ना, लिख दो कुछ भी अच्छा खासा, स्टोरीज कहानियाँ बनाकर लिख दो, रियल लाइफ एग्जाम्पलों के साथ लिख दो, मतलब अच्छी खासी कंटेंट से एक 5-6 शीट्स भर जाए, है ना। वो हमारा थोड़ा लेंथ पर उसमें ज़्यादा फोकस रहता है। पर ये जो एग्ज़ाम है ना भाई, इस एग्ज़ाम को लाइटली मत लेना, इसका इवैल्यूएशन बिल्कुल अलग है उससे। इसमें आपका क्वालिटी कंटेंट देखा जाता है, बिकॉज़ मैंने पहले ही ये चीज़ कही है आपको कि आप यहाँ पे लेक्चरर बनने के लिए नहीं जा रहे, ठीक है। तो वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप कुछ कहानियाँ बना के लिख के आओ या ऐसा कुछ, है ना। मतलब अप्लाइड इकोनॉमिस्ट आपको यहाँ पे बनना है, तो आपसे उस लेवल का कंटेंट जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप एनालिटिकल चीज़ें लिखें, अपना जो है न्यूमेरिकल, आपका जो है न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो, इक्वेशंस डेरिवेशंस के थ्रू, और पॉलिसी एंगल से उसको इंटरप्रेट करें। वो जो चीज़ है पॉलिसी एंगल से उसको इंटरप्रेट करें, डाटा को पूरा कोट करें, कहाँ से ये डाटा लिया, किसके द्वारा ये डाटा दिया गया, है ना। तो पूरा मतलब एक एक चीज़ उसमें आपकी अच्छे से चेक होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी मतलब अच्छा कंटेंट नहीं ज़्यादा लिखेंगे, ठीक ठाक सा कंटेंट लिखकर बस 6 शीटें भर आएंगे तो नंबर अच्छे मिल जाएंगे, ऐसा इसमें नहीं होगा। इसमें आपका कंटेंट बहुत अच्छा होगा, तभी बहुत अच्छे नंबर आएंगे, और तभी बाकियों से हटकर आपका रिटन क्लियर होगा, है ना। बिकॉज बहुत पेपर देते हैं, अब जितने बच्चे पेपर दे रहे हैं लिखकर तो सभी आ रहे हैं, फिर उन्होंने सिर्फ इतने कम बच्चों की सिलेक्शन ही इतनों में से क्यों करनी है। ऑब्वियसली सी बात है, आपको बहुत बढ़िया लिख कर आना पड़ेगा, सिर्फ लिख कर आना ही काफ़ी नहीं होगा, बहुत बढ़िया लिख कर आना पड़ेगा, है ना। तो आप 3 दिन एग्ज़ाम रहता है, 3 दिनों में सारे जितने भी आपके ये पेपर हैं सारे सारे पेपर भी कराओगे ना, है ना, तब भी ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को होता है कि मैं सारे पेपर करके आऊँ, कुछ भी छोड़ के नहीं आया, सारी शीटें भर ली, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नहीं। आपका कंटेंट उस लेवल का होना चाहिए, बिकॉज कंपटीशन बहुत आई, सिर्फ लिखने से क्लियर नहीं होगा, आपके कंटेंट का क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है जी। तो इस चीज़ को यहाँ पे आपको समझना है। अब जैसे इस एग्ज़ाम का जो आपका रहता है 3 दिन का, है ना। चलो राइटिंग प्रैक्टिस की आगे अगली स्लाइड पर बात करते हैं, पहले इस स्लाइड के सारे पॉइंट्स कवर कर ले। अब मैंने क्या लिखा है, प्रैक्टिस फुल डेरिवेशन, जैसे कि आपका जो जनरल इकोनॉमिक्स 1 का पेपर है उसमें क्वाड्रिक्स वगैरह है, उसमें आपको डेरिवेशंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। जैसे हम गोज मार्कव थ्योरम करते हैं, अपना हेट्रोस्डासिटी, मल्टीकोलिनैरिटी, नेट वगैरह के एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से हम उनको काफ़ी ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, मतलब कि उनके टेस्ट याद रख लिए, है ना, उनके कॉन्सिक्वेंसेज याद रख लिए, पर यहाँ पे ना हमको सारी आगे उनको प्रूफ देने पड़ते हैं, उनको आगे प्रूफ भी करना होता है ना। वो काफ़ी लंबा चौड़ा सिनारियो रहता है। अभी मेरे कुछ लेक्चर जनरल इकोनॉमिक्स 1 पर चल रहे हैं न्यूमेरिकल्स के, इसके बाद अभी मेरा गोज मार्कव थ्योरम पर एंड SLRM के पैरामीटर्स कैसे फाइंड करने हैं उस पर भी लेक्चर्स आएंगे। यू कैन सी, आप देख सकते हैं, जैसे एक प्रॉपर्टी है लिनियरिटी की, उसको पूरा प्रूफ करना, अनबाइसेडनेस की प्रॉपर्टी पूरा प्रूफ करना, वो सारे प्रूफ आने चाहिए आपको, बहुत बड़े बड़े प्रूफ्स होते हैं वो, ठीक है, वो सारे टिप्स पर होने चाहिए आपके। और जनरल इकोनॉमिक्स 1 का पेपर इसमें सबसे टफेस्ट माना जाता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो बच्चा बोलता है ना कि मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरा मैथ अच्छा नहीं है, अगर मैथ अच्छा नहीं है तो क्या मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ, मैं बोलूँगी नहीं, पहले मैथ अच्छा बनाना पड़ेगा, फिर इस एग्ज़ाम के बारे में सोचना, क्योंकि थोड़ा बहुत मैथ अच्छा होने से भी ये एग्ज़ाम क्लियर करने के चांसेस इतने नहीं है। आपका मैथ बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूँ, आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में कमांड बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तब चांसेस हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के, ठीक है। बिकॉज आपका जर्नल इकोनॉमिक्स 1 का पेपर मोस्ट प्रोबेबली मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के आसपास ही घूमता है। आपको माइक्रो का क्वेश्चन पूछेंगे, पर वो भी मैथ्स के एंगल से पूछेंगे, है ना। तो उस अकॉर्डिंगली आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स अच्छा होना ही चाहिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है जी। तो ये चीज़ हो गई। अब इक्वेशंस नीटली लिखनी, एजम्पशंस को क्लियरली शो करना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें यहाँ पर। पॉलिसी एंगल जैसे मैंने बनाया, आपका ओपिनियन, ओपिनियन वाली चीज़ें, आपका जो इसका वो पेपर होता है ना, पब्लिक फाइनेंस एनवायरमेंटल वाला या इंडियन इकोनॉमी, उसमें ये आपका ओपिनियन बेस्ड रहती हैं चीज़ें थोड़ी,
आपका ओपिनियन जो, जैसे आप हिंदू का या किसी न्यूज़पेपर का कोई एडिटोरियल वगैरह पढ़ रहे हो, है ना? आपका पर्टिकुलर एक चीज़ के बारे में आपका ओपिनियन क्या है? ऐसे करके क्वेश्चंस आएँगे। वो ओपिनियन कैसे फॉर्म होगा? ओपिनियन फॉर्म होता है पढ़ने से, न्यूज़पेपर रीडिंग से, एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ने से वो ओपिनियन जो है आपका थोड़ा फॉर्म होता है। तो आप अच्छा एग्ज़ाम में लिख सकते हैं फिर। ठीक है जी? तो ये स्लाइड जो आगे देखिए अब। नेक्स्ट, इग्नोरिंग पीवाईक्यूज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आई थिंक जो बच्चा इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहा है उसको ये चीज़ पता ही रहती है, इस लेवल के एग्जाम की अगर वो तैयारी शुरू कर रहा है, इतना उसमें ये चीज़ है पता है उसको कि पीवाईक्यूज तो इसके करने हैं, और इसके पीवाईक्यूज बहुत ईजिली अवेलेबल होते हैं वेबसाइट पर। आराम से आप उसको डाउनलोड करिए, प्रिंट निकलवाइए और सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स इसके अच्छे से सॉल्व करिए। और मैं तो कहती हूँ अपना राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो भी पीवाईक्यूज के थ्रू ही करिए। ठीक है, अब हम राइटिंग प्रैक्टिस पर ही आगे आ रहे थे। जैसे मैं आपको बताने जा रही थी कि इसमें एग्जाम्स का 3 दिन, 3 डेज का जैसे ये एग्जाम है ना। पहले दिन जैसे आपका जर्नल स्टडी, जर्नल इंग्लिश के पेपर हुए, 2 पेपर, एक दिन में 2-2 पेपर होते हैं। फिर दूसरे दिन जर्नल इकोनॉमिक्स 1, जर्नल इकोनॉमिक्स 2, फिर तीसरे दिन जर्नल इकोनॉमिक्स 3, जर्नल इकोनॉमिक्स 4, है ना, ऐसे पेपर होते हैं। अब इसमें आपका जो एक दिन में 2 पेपर, जैसे मान लो सुबह वो लेंगे आपका 9, 10, 11, 12, 2 घंटे का ब्रेक देंगे ये 2 बजे तक, फिर 2 से 5, इस तरह से पेपर रहते हैं। अब आप लगाओ 3, 6, 9, 12, 15, 18, कितने, 18, है ना। मतलब 18 घंटे, 3 दिन आप 18 घंटे लिख कर आना होता है आपको वहाँ पे। मैंने बहुत एस्पायरेंट्स से ये चीज़ें सुनी है कि भाई जब इतना एक दिन में ही ना, जैसे ये जो 2 पेपर होते हैं, घर आकर ना बंदे की हाथ उंगलियां जवाब दे देती हैं, और फिर अगले अगले दिन की तैयारी भी करनी होती है कि यहाँ पर बंदा घर पे आकर थोड़ा रेस्ट करे, रिलैक्स करे अपने आप को, कि अगले दिन फिर 9 बजे की तैयारी करे। इस तरह हैक्टिक 3 दिन लगातार ये एग्जाम रहता है, इस तरह से 18 घंटे आप 3 दिन लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। तो दैट मीन्स आपका राइटिंग प्रैक्टिस तो ज़रूरी है ही है, आपकी अच्छी स्पीड और आपका इतना वो होना चाहिए, इतना ज़्यादा लिखने की पावर भी, स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। कहीं जो लिखने से ज़्यादा भागते हैं ना, उनके लिए फिर ये एग्ज़ाम नहीं है, बहुत लिखना पड़ता है इसमें, बहुत। ठीक है, तो अब इसमें ऐसा है भी नहीं है कि जैसे कई बार मास्टर्स में होता था ना, पेपर छोटा है, 3 घंटे का एग्जाम है, 2 घंटे में ख़त्म कर लिया, ऐसा सिर खुरकने की वेल नहीं होती आपको 3 घंटे इसमें। इतना लेंथी पेपर होता है, इतना ज़्यादा लेंथी कि 3 घंटे भी एग्जामिनर आपसे, अगर आपने अच्छी तैयारी करी हुई है ना सब, है ना, तो 3 घंटे जब पूरे हो जाएंगे, एग्जामिनर छीन के आपसे पेपर लेके जाएगा। 3 घंटे में मुश्किल से पूरा हो जाए, बड़ी बात होती है ना। काफ़ी लेंथी पेपर होता है ये। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर आपका टाइम मैनेजमेंट, आपकी स्पीड, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी टेक्निक है पीवाईक्यूज़ के प्रिंट निकलवाइए। पहले तैयारी कर लीजिए कंटेंट से, लेक्चर्स वगैरह सुनकर, जैसे आपने कोर्स में ज्वाइन किया तो पहले लेक्चर्स वगैरह सुनते रहिए। ठीक है, जैसे जर्नल इकोनॉमिक्स 1 के सारे लेक्चर्स खत्म हो गए, अब जर्नल इकोनॉमिक्स 1 का प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और उसको खुद सॉल्व करिए। पर्टिकुलर इतने टाइम के अंदर रहकर मुझे ये पेपर सॉल्व करना है, इस तरह से रखिए। ठीक है, तो ये आपका जो राइटिंग प्रैक्टिस आप पीवाईक्यू से करिए। टाइम मैनेजमेंट राइटिंग प्रैक्टिस से आएगी, और स्पीड बहुत फास्ट रखना बहुत ज़रूरी है इसमें। स्पीड आपकी फास्ट होनी चाहिए, और स्पीड फास्ट भी ऐसे होनी चाहिए कि स्पीड ज़्यादा फास्ट करने से आपकी राइटिंग ना कहीं इतनी गंदी हो जाए कि अगले को समझ ही ना आए, है ना। उस पर उतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, कि राइटिंग भी ठीक है, नीट एंड क्लीन हो, नीटली मतलब समझ आ रही है अगले बंदे को, अच्छा आप सही से लिख रहे हो, है ना। क्योंकि अगर मोती भी ज़्यादा परोने लग जाओगे तो एग्ज़ाम नहीं पूरा होगा। ठीक है, एक अच्छी इतनी हैंड राइटिंग आपकी हो कि समझ आ रही है, एग्जामिनर से पढ़ी जा रही है, और पूरा टाइम पर आपका एग्जाम क्लियर हो, ये स्ट्रेंथ आप में पूरी इसमें होनी चाहिए। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैंने बहुत सारे एस्पायरेंट्स देखे हैं, सारा पेपर भी करके आते हैं, स्पीड भी बहुत अच्छी होती है, टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर लेते हैं, पेपर भी फुल कंप्लीट कराते हैं, पर फिर भी एग्जाम नहीं क्लियर हो पाता। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि ये आपको सिर्फ यही नहीं है कि सारा पेपर करके आना है ना, आपका कंटेंट का क्वालिटी भी उस लेवल का होना चाहिए। चैलेंजेस कितने हैं देखो इस एग्जाम में। एक तो पहला चैलेंज तो यही है कि पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करके आना 3 घंटे में, है ना। दूसरा चैलेंज ये है कि सिर्फ उसको अब कंप्लीट ही नहीं करना, उसमें क्वालिटी चीजें लिखनी है, क्वालिटी कंटेंट लिखना है ना।
तभी ये दोनों चीज़ें करके आएँगे, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नाम आ जाए हमारा उसमें लिस्ट में। ठीक है जी? तो दोनों चीज़ें इसमें चाहिए। अब ये जो है आपका मास्टर का बेस, इसके बारे में मैं क्या कहने जा रही थी, ध्यान से समझिए। आपका मैंने मतलब मैं बहुत हैरान हो जाती हूँ कई बार, हमारे बैच में कई बार स्टूडेंट्स आते हैं, उनका मास्टर्स से जो उनका बेस है बहुत वीक होता है, बहुत वीक, इतना वीक कि आप समझ लीजिए इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करके आए हुए हैं, उनको सिंपल ना ये चीज़ है ना 2x स्क्वायर, इसका पूछूंगी ना भाई इसका बताओ डेरिवेशन क्या आएगा, उनको नहीं पता होता, उनको नहीं पता 2x स्क्वायर का डेरिवेशन क्या है। सिंपल कहीं तो ऐसे होते हैं बड़ी लंबी वाली डिवाइड दे दूँ ना करने के लिए, थोड़ी पॉइंटों वगैरह वाली लंबी वाली डिवाइड, वो भी नहीं ढंग से कर पाते। मीन्स उन बच्चों की चलो इतनी गलती नहीं है उसमें, कुछ गलती ऐसी भी है कि काफ़ी सारे हमारे इंडिया के कॉलेजेस में उतना अच्छे से उस लेवल का पढ़ाया नहीं जाता है ना, इतनी स्ट्रेस से लेकर नहीं लेक्चरर्स के द्वारा पढ़ाया जाता उस लेवल का, है ना, कि बच्चे को कुछ समझ भी आ रहा है कि नहीं, जस्ट एग्ज़ाम क्लियर कराने तक मतलब होता है। तो वो वहाँ पर भी प्रॉब्लम है, पर मैं कहूँगी कि जो स्टूडेंट है उसको अपने एफर्ट्स भी अपने मास्टर्स में लगाने चाहिए। अगर इस तरह के एग्ज़ाम के बारे में आप सोच रहे हो ना, सो प्लीज़ अपने मास्टर्स के फर्स्ट ईयर से ही अपने एफर्ट्स लगाने शुरू कर दो। आपका लेक्चरर, आपका टीचर आपको जैसा भी पढ़ा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर के बाद अपनी लाइब्रेरी में जाइए, लाइब्रेरी में जाकर अपनी बुक्स खोलिए और सेल्फ स्टडी करिए। मास्टर्स में अपना बेस काफ़ी अच्छा बना लीजिए। मास्टर्स में आप अपने बेस को जितना अच्छा बनाएंगे, इस तरह के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए वो ईजी हो जाएगा क्रैक करना। क्योंकि पता क्या होता है, इस तरह के किसी भी एग्ज़ाम के बाद, नेट का एग्ज़ाम ले लो, ये ले लो, बच्चे ना 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद उतना उनमें वो रहता नहीं है ना, उतना इंथुसिज्म नहीं रहता इन एग्ज़ाम्स के लिए। तो अगर आपका मास्टर्स में ही अच्छा बेस होगा ना, तो आपको अटेम्प्ट थोड़े कम देने पड़ेंगे इस एग्ज़ाम के लिए। तो वो चीज़ है। तो मास्टर्स में अपना बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रख कर आइए। अब डीयू का मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि बहुत सारी ये कुछ मिसकंसेप्शंस रहती हैं, कैंडिडेट्स ऐसा सोचते हैं कि इस एग्ज़ाम में ज़्यादा सिलेक्शन जो है डीयू वालों की होती है ना? तो मैंने सुना है ये काफ़ी, पर ध्यान से एक चीज़ समझिए यहाँ पर, इस एग्ज़ाम के इस जो रिटर्न है आपका, इसमें किसी भी तरह की कोई बायसडनेस नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। प्योरली आपको आपकी कंटेंट, आपके क्वालिटी कंटेंट के अकॉर्डिंगली ही इवैल्यूएट किया जाता है। अब यहाँ पे बात ये है कि जब आप डी यू एंड JNU इकोनॉमिक्स की बेस्ट मानी जाती हैं पूरे इंडिया में, है ना? तो अब उनका जो सिलेबस है, उनका मास्टर्स का जो सिलेबस है DU JNU का, वो उस लेवल का है, उस लेवल की इकोनॉमिक्स उनमें पढ़ाई जाती है जिस लेवल की इकोनॉमिक्स इस एग्ज़ाम में पूछी जाती है। बात यहाँ पे ये है, कुछ ये सिलेक्शन के इस दैट्स द रीज़न की चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि जिस बच्चे का पोस्ट ग्रेजुएशन DU से हुआ है, JNU से हुआ है, उसके इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज़ वो अपनी मास्टर्स में इकोनॉमिक्स को एनालिटिकल तरीके से समझ कर आया। उसने थ्योरेटिकल की बजाय एनालिटिकल चीज़ों पर जोर दिया है ना, इक्वेशंस बनाने, मैथमेटिकल एस्पेक्ट से उन चीज़ों को समझना, तो वो समझ कर आया। क्वाड्रिक्स स्ट्रॉन्ग है उसका, स्टैट्स अच्छा है उसका, मैथमेटिकल एस्पेक्ट इकोनॉमिक्स में उसका अच्छा है ना? तो थ्योरी की बजाय वो एक अप्लाइड इकोनॉमिक्स थोड़ा ज़्यादा पढ़कर आया, एनालिटिकल स्ट्रॉन्ग है पोर्शन उसका। तो दैट्स द रीज़न कि वो बच्चों के लिए थोड़ा इस एग्ज़ाम को की तैयारी जो है कंपैरेटिवली ईज़ी रहती है एज़ कम्पेयर टू जिन यूनिवर्सिटीज़ में इकोनॉमिक्स को उस लेवल का पढ़ाया नहीं गया, है ना? और ये इसका एक बहुत बड़ा कारण रहता है। ठीक है जी? तो उसके लिए जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि आप अपनी मास्टर्स में ही काफ़ी मेहनत करिए, और अपनी मास्टर्स के दौरान आपके अब जो भी इकोनॉमिक्स जैसे भी पढ़ाई जाती है आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में, आप उस पर मत रहिए सिर्फ, है ना? आप लाइब्रेरी में जाकर अच्छी-अच्छी बुक्स पढ़िए, हो सके तो DU JNU की मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो है वो निकलवाइए और उसके अकॉर्डिंग अपने मास्टर्स में भी थोड़ा पढ़ना शुरू करिए। ठीक है जी? ये चीज़। फिर अब यहाँ पे मैं GS की जी जनरल स्टडीज़ एंड जनरल इंग्लिश, इसकी बात ये है कि जनरल स्टडीज़ का अब इसमें जो पेपर है, इसमें मेन तो देखिए आपके इकोनॉमिक्स के पेपर है और आपको अपना ज़्यादा टाइम भी इकोनॉमिक्स की तैयारी के लिए ही डिवोट करना है। अब जनरल स्टडीज़ का इसमें उतना लेवल नहीं रहता, UPSC IAS में तो जनरल स्टडीज़ बहुत अच्छे लेवल की, हाई लेवल की पूछी जाती है, इसमें वैसा नहीं रहता। बेसिक जनरल स्टडीज़ होते हैं, दैट मीन्स आप जनरल स्टडी की कोई भी अच्छी बुक एक पढ़ लेते हैं, रिसेंट करंट वाली कोई बुक पढ़ लेते हैं जनरल स्टडी की, अच्छे से वो बुक पढ़ लेते हैं, है ना? उसमें हाइलाइटर से चीज़ें मार्क कर लेते हैं, उसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो मतलब उसके क्वेश्चंस आप इतने कर लेंगे कि आपके आराम से इसमें अच्छे नंबर आ जाएँगे। ठीक है? जितने चाहिए उतने नंबर आ जाएँगे, तो इसलिए कुछ
क्योंकि उसने आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे ना, नोटिफिकेशन में लिखा भी हुआ है कि आपको उस लेवल की ही ये जनरल स्टडीज़ एंड जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, जिस लेवल का नॉर्मली एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि एक बच्चे ने जिसने मास्टर्स किया हुआ है, बैचलर किया हुआ है, उसको इतना आता हो, है ना? जर्नली इतना आता हो। तो उसके लिए कुछ खास स्टडी करने के लिए की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप एक अच्छी बुक जनरल स्टडीज़ की पढ़ लेंगे, तो वो चीज़ आपकी जनरल स्टडी की हो जाएगी। ठीक है जी, जर्नल इंग्लिश का डिपेंड करता है आपकी इंग्लिश कैसी है, ठीक है? तो ये एग्ज़ाम पहले तो हम बता दूँ भई हिंदी में बिल्कुल नहीं होता, इंग्लिश में ही ये एग्ज़ाम होता है और इनफैक्ट जर्नल इंग्लिश का अलग से इसमें पेपर भी होता है आपकी बेसिक इंग्लिश को टेस्ट करने के लिए, ठीक है जी? तो यही बातें थी जो आज के लेक्चर में मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। इसके अलावा आपको जो भी डाउट है इस एग्ज़ाम को लेके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो ये चीज़ मेरी ज़रूर दिमाग में रखिएगा कि जितने भी रहते हैं कि भई नेट क्लियर हो गया, सेट क्लियर हो गया, अब इस एग्ज़ाम की तैयारी भी वैसी ही होगी, ये सोचकर शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं है। इस एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल अलग है, दैट्स द रीज़न हमने इसके लिए अलग से ही कोर्स लॉन्च किया है, अलग से इसकी क्लासेस चल रही हैं, स्टडी मटीरियल इसका बिल्कुल अलग से बन रहा है। ठीक है? तो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है उसको करने का ढंग तरीका अलग है एज़ कम्पेयर टू आप उससे देखें तो, क्योंकि उसमें आपको लेक्चरर बनना है नेट के एग्ज़ाम में, इसमें आपको इकोनॉमिस्ट बनना है। तो आपका इवैल्यूएशन जो है वो भी दोनों का अलग ही रहता है। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।